Hey guys, welcome back to all on my YouTube channel that is Shakuntala Classes. I hope you all are doing great. So आज हमारे सेकंड पार्ट है ये टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू सीरीज का। इससे पहले का पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो आप जो है मेरी प्रोफाइल पर जाकर मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियोस मिल जाएगी। आज हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज़। चलिए गाइस, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारी आज की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सीरीज़ में हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए थे, तो आज का हमारा 21st क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज मस्ट फॉर एन एजुकेशनल फिलोसफर बिकॉज आपको बताना है जो साइकोलॉजी की जो नॉलेज होती है वो एक मस्ट होती है, बहुत ज़रूरी होती है एजुकेशनल फिलोसफर के लिए। क्योंकि किस वजह से? तो पहले मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी मतलब जो हमारी क्या होती है, माइंड की स्टडी। हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं ना हमें साइकोलॉजी आती है पढ़नी। आपके माइंड में क्या चल रहा है उस चीज़ को पहले से एस्टिमेट लगा लेना, दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। तो बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो कि साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, उसके बारे में उनको नॉलेज होती है। और एजुकेशनल फिलोसफर कौन होते हैं गाइस? जो कि आपके स्कॉलर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, कुछ नया जो सोचते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं। तो साइकोलॉजी की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक एजुकेशनल फिलोसफर के लिए। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन कहता है साइकोलॉजी एक्वायर्स द फिलोसफर विद द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी इन हिज थ्योराइजिंग, कि क्या साइकोलॉजी जो है फिलोसफर को रियलिटी के जो वर्ल्ड है, मतलब जो वास्तविक जो संसार है उसके बारे में बताती है? नो। नेक्स्ट है साइकोलॉजी प्रिंसिपल अराइज आउट ऑफ फिलोसॉफिकल मैक्सिम। यस, दिस इज ट्रू। क्योंकि जो साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, वो सारे आपके फिलोसॉफिकल मैक्सिम से निकलते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ट्रू है। और जो ये सी ऑप्शन है, क्वेश्चंस ऑफ व्हाई व्हाट इन फिलोसफी इज प्योरली साइकोलॉजिकल एट द रूट, ये नहीं होगा। और साइकोलॉजिकल इज आफ्टर ऑल अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, तो ये ब्रांच नहीं है, आप इसको ब्रांच नहीं बोलोगे। ये दोनों क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये गाइस जो है इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में नहीं आए, लेकिन अभी आपको पता है कि अब हमारा एक नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो रहा है जो कि क्या है, बहुत हाई जाने वाला है। पेपर भी इस बार थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपका क्वेश्चन मिस्ड आउट हो। तो आपको इसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप ये क्वेश्चन बना सको। क्लियर? Next question, regarding the teacher control in the education of children, the following is the main difference between Herbert and Davy. आपको बताना है टीचर के कंट्रोल के बारे में। अगर हम देखें कि टीचर का जो कंट्रोल होता है चिल्ड्रन की एजुकेशन में, तो इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस क्या था दोनों की। अब हर्बर्ट और डेवी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर्बर्ट जो है गाइस, उन्होंने क्या दिया था आपका मेमोरी लेवल। मैंने आपको बताया हुआ है टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो जो मेमोरी लेवल है वो आपका किसने दिया था? हर्बर्ट ने, जिसके अंदर क्या बोला जाता था कि चाइल्ड बेस पर था। ये चाइल्ड सेंटर्ड हम कह सकते हैं, जहाँ पर रोड लर्निंग करवाई जाती है बच्चों को। और डेवी ने जो मॉडल दिया, डेवी का क्या मॉडल था, जॉन डेवी ने जो दिया वो है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम कह सकते हैं एक रिफ्लेक्टिव मेथड होता है जो कि टीचिंग का, जिसके अंदर एक बच्चा जो है वो क्या है, खुद कर के सीखता है। वो उसको कोई भी रोड लर्निंग नहीं करवाई जाती, उसको काम दिया जाता है, वो खुद करता है, अपने एक्सपीरियंस से उसको सीखता है। हम इसको सेल्फ लर्निंग भी कह सकते हैं, ऑटो डिडक्टिज्म भी कह सकते हैं। क्लियर? तो इन दोनों की ये अलग अलग थ्योरी थी। तो अब हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनको करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। डेवी फेवर्स टीचर कंट्रोल। क्या डेवी जो है उसने टीचर कंट्रोल के बारे में बताया? नो, डेवी ने तो किसके बारे में बताया था? लर्नर सेंटर के बारे में। तो ये तो आपका गलत है। नेक्स्ट, हर्बर्ट इज इन फेवर ऑफ टीचर कंट्रोल वाइल डेवी कैन नॉट एग्री विद हिम। यस, हर्बर्ट जो है, हर्बर्ट का जो मेमोरी लेवल था, मेमोरी लेवल क्या कहता है कि सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है? टीचर के पास है। सब कुछ क्या है, टीचर सेंटर्ड है। वहाँ पर क्या होगा कि बच्चों को रोट लर्निंग करवाई जाएगी। टीचर जो बोलेगा बच्चा वही सीखेगा। अगर टीचर ने बोला ए फॉर एप्पल, बच्चा भी ए फॉर एप्पल बोलेगा। अगर टीचर ने बोला ए फॉर कैट,
तो बच्चा भी वही बोलेगा, उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो यस, हर्बर्ट का जो मेमोरी लेवल जो था वो आपका टीचर कंट्रोल था, जबकि डेवी जो है वो उससे एग्री नहीं करता था, क्योंकि डेवी ने बोला लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वैसे क्या बोलता है, हर्बर्ट फेवर नॉर्मल स्टेप बट डेवी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू टीचर कंट्रोल। गलत, टीचर कंट्रोल नहीं। बोथ आर इन फेवर ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज थ्रू टीचर कंट्रोल। क्या दोनों ही टीचर के कंट्रोल के लिए थे? नहीं, ये बात भी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टीचर हैड टू एस्टैब्लिश हिज क्रेडिबिलिटी इन इवेल्युएटिंग आंसर शीट ही मस्ट बी। अगर एक टीचर उसको अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी है एक आंसर शीट को इवेल्युएट करते टाइम, इसका मतलब क्या है, जब एक टीचर आंसर शीट को चेक करेगा तो उसे कैसे बिहेव करना है, कैसे वो ट्रीट करेगा जब वो एक आंसर शीट को चेक करता है। तो क्या एक टीचर स्ट्रिक्ट होगा आंसर शीट को चेक करते टाइम, उसे स्ट्रिक्ट होना चाहिए? नो, बिल्कुल भी नहीं। लीनियंट मतलब बिल्कुल ही उदार हो जाए कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है नहीं, उसको पूरे 10 नंबर दे दो। किस लिए दे दो 10 नंबर? तो ये भी क्या है, रोंग है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट होता है एकदम से जल्दबाजी करना, तो उसे जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब है ट्रू एंड फेयर व्यू से चेक करना, कोई भी बायसनेस नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, उससे जैसी आंसर शीट है वैसे ही उसने चेक करना है, एक ट्रू एंड फेयर व्यू को अडॉप्ट करते हुए, बिना किसी ऑब्जेक्टिविटी मतलब बिना किसी सब्जेक्टिविटी के, मतलब बिना किसी बायसनेस के। तो यस, ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है यहाँ पर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन स्ट्रीमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद। आपको बताना है मेन स्ट्रीमिंग जो है वो एक टर्म है जो कि किससे एसोसिएटेड होती है। तो गाइज मैं आपको बता दूं मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है। मेन स्ट्रीमिंग के अंदर मतलब जो स्पेशल एक इन्वायरमेंट के अंदर स्टूडेंट्स को रखा जाता है, मतलब एक ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, हेल्दी है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, उस इन्वायरमेंट में, उस जनरल इन्वायरमेंट में एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट वाले स्टूडेंट्स को रखना। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट मतलब वो स्टूडेंट जो कि हैंडीकैप्ड है, जो कि क्या है, अच्छे से उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, उनको जब जनरल इन्वायरमेंट के साथ रखा जाता है उन स्टूडेंट्स के साथ, और वो स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं उन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की, जिसमें स्टडी करने में उनके साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो उसे बोला जाता है मेन स्ट्रीमिंग। तो ये जो टर्म है ये आपकी किससे एसोसिएट होती है, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप। हैंडीकैप को एजुकेशन, क्योंकि हैंडीकैप जो स्टूडेंट है उनको क्या रखा जाता है, एक स्पेशल इन्वायरमेंट में जो है अलग से रखा जाता है। तो मेन स्ट्रीमिंग के अंदर क्या किया जाता है, जनरल इन्वायरमेंट के स्टूडेंट्स के साथ इनको जो है रखा जाता है, और ये जो स्टूडेंट्स है ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इनकी अपनी टीचिंग में, एजुकेशन में, हर चीज़ में उनकी क्या है, एक हेल्प करके चलते हैं। तो ये मेन स्ट्रीमिंग जो है वो आपकी एजुकेशन फॉर हैंडीकैप से रिलेटेड है। क्लियर टू एवरीवन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, suggestion helps in the development of information, moral behavior, aesthetic sense and character traits. Which of the following is the chief source of suggestion which would his life? आपको बताना है सजेशंस जो है वो हेल्प करती है किसमें, इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉरल बिहेवियर, जो आपका मॉरल बिहेवियर है उसकी डेवलपमेंट में। एस्थेटिक सेंस क्या होती है, जो अट्रैक्शंस होती है, जो चीज़ आपको क्या अट्रैक्ट करती है, जो करेक्टर ट्रेट्स मतलब जो गुण होते हैं चरित्र के, तो इनमें से कौन सा जो है चीफ सोर्स है सजेशन का, जो कि मतलब आपको ये बताना है सजेशन मेन आपका कहाँ से आता है। तो देखो एक टीचर की अगर हम बात करते हैं, टीचर क्या करेगा, आपको सजेशन देगा, नो डाउट आपको स्टडी रिलेटेड, आपको मॉरल जो है वो भी बिहेवियर रिलेटेड भी सजेशन देगा, आपको क्या करेगा कि आपकी मतलब करियर के लिए भी आपकी हेल्प करेगा। प्यूपिल जो सेम एज के होते हैं वो आपकी क्या करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, बट वो आपको मोरल वैल्यूज़ जो हम कहते हैं, जो आपकी करेक्टर है उस चीज़ के एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेकर जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन एल्डर्स जो आपके बड़े हैं, अब गाइस देखो एल्डर्स जो एक ये ऑप्शन है इसके अंदर आपके टीचर्स भी आते हैं, आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं,
आपके बड़े, हर कोई, आपके जो प्यूपिल, अब यहाँ पर तो सेम एज लिखा है तो ये तो यहाँ आएंगे नहीं, ठीक है। आपके बड़े, आपके पापा मम्मी दादा दादी टीचर्स, वो सब आपके एल्डर्स में आ जाते हैं। तो आपके जो बड़े हैं ना, वो जो सजेशंस देते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं आपके मोरल बिहेवियर को डेवलप करने में, आपके एस्थेटिक सेंस को डेवलप करने में, कि किस चीज़ को लेकर आपने अट्रैक्ट होना है, किस चीज़ को लेकर अट्रैक्ट नहीं होना, आपका करेक्टर जो है उसको अच्छे वे में ले जाने में, एक अच्छा करेक्टर ले जाने में। बिकॉज कहते हैं ना कि आपका करेक्टर ही डिसाइड करता है आप कैसे पर्सनैलिटी हो, आप कैसे पर्सन हो। तो इसीलिए ये जो है, ये सजेशन सबसे ज़्यादा जो मेन जो सजेशन है वो आपका कहाँ से आता है, आपकी लाइफ में जो आप इम्प्लीमेंट करते हो आपके एल्डर्स के। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरीज, जो ये लर्निंग थ्योरीज है, द वन दैट एम्बोडीज द आइडियाज दैट द लर्निंग टेक प्लेस थ्रू इंसाइट इज नोन एज। तो इसमें से आपको ये बताना है कौन सी जो थ्योरीज है जो कि आपको आइडिया देती है कि जो लर्निंग है वो आपकी टेक प्लेस होगी, वो आपकी कैसे होगी, आपकी इंसाइट्स का यूज़ करके। इंसाइट्स क्या होती है गाइज? इंसाइट्स का मतलब होती है आपके सेंसेस को यूज़ करके। तो इनमें से कौन सी थ्योरी है जो कि आपकी हेल्प करती है, आपको आइडिया देती है कि आप जो है ऐसे अपनी सेंसेस का यूज़ करके भी क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। तो वो कौन सी थ्योरी है? आपकी गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी जो है, जो कि आपकी क्या होती है, लर्निंग बाय डूइंग भी आप कह सकते हो, जो कि आपकी जॉन डेवी ने दी थी। ये जो आपकी थ्योरी होती है ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है थ्योरी आप कह सकते हो। मतलब इस थ्योरी को अप्लाई किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि यस आप जो है डिस्कवर करो, आपकी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, आप खुद से करो और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो ये होती है आपकी गेस्टाल्ट थ्योरी। तो एक गेस्टाल्ट थ्योरी जो है वो क्या बताती है कि आप अपनी इनसाइट का यूज़ करके, अपनी सेंसेस का यूज़ करके, अपनी खुद की इनर कैपेबिलिटी का यूज़ करके जो है आप सीखो चीज़ों को। तो वो आपकी कौन सी थ्योरी बोलती है? आपकी गेस्टाल्ट थ्योरी जो है ऐसा बोलती है। क्लियर टू एवरीवन? स्टिमुलस रिस्पॉन्स आपकी कंडीशनिंग में आ जाएगी, तो ये तो है ही नहीं। और प्रैग्मेटिज्म जो होती है, प्रैग्मेटिज्म यस ये भी आप कह सकते हो, प्रैग्मेटिज्म जो होती है वो आपकी क्या होती है, एज अ लर्निंग बाय डूइंग का ही एक मेथड होता है। लेकिन यहाँ पर गेस्टाल्ट के अंदर क्या होती है, आप रियल लाइफ में उस चीज़ को फॉलो करते हो। और ये क्या होती है आपकी, यहाँ पे बेसिकली प्रैग्मेटिक लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म भी नहीं लिखा हुआ, इसीलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और गेस्टाल्ट में आप उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टीचर ought to know the problems prevalent in the field of education. The reason is that जो टीचर जो है वो क्या जानना चाहता है उस प्रॉब्लम को जो कि एजुकेशन के फील्ड में चल रही है, तो उसका रीज़न क्या है आपको ये बताना है। ओनली अ टीचर कैन डू समथिंग अबाउट सॉल्विंग दैम, क्या सिर्फ एक टीचर ही जो है कुछ कर सकता है उनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, ही कैन टेल अबाउट द सेम टू अनदर टीचर, वो जो है इसके बारे में दूसरे टीचर को बता देगा कि मतलब ये प्रॉब्लम चल रही है, अब दूसरे टीचर को उसने जाके बता दिया। या टीचर कैन टेल द गवर्नमेंट अबाउट इट, या टीचर जो है इसके बारे में गवर्नमेंट को बता सकता है। नेक्स्ट, विद दिस नॉलेज द टीचर कैन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, इस नॉलेज से जो टीचर जो है उसे इंफॉर्मेशन हो सकती है एजुकेशन के बारे में। तो गाइज देखो, ये तो आपके नेगेटिव ही जा रहे हैं ऑप्शंस कि टीचर जो है वो गवर्नमेंट को तो जाके बताएगा नहीं। अब टीचर जो है वो एजुकेशन के फील्ड में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसको जानना चाहता है, तो वो गवर्नमेंट को बता के क्या करेगा, गवर्नमेंट को तो खुद को पता है, वो तो खुद उस चीज़ के लिए क्या है कुछ करेगी। मतलब आपको अब अपने बिहाफ पर करना है, आप जानना चाहते हो, गवर्नमेंट को बता के क्या करोगे, या आप अनदर टीचर को बताओगे। अनदर टीचर क्या कर लेगा भाई, जब तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, ठीक है। या फिर अपनी नॉलेज से टीचर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन ले लेगा एजुकेशन के बारे में। अरे भाई टीचर को प्रॉब्लम जाननी है, प्रॉब्लम जान के वो उसको सॉल्यूशन करना चाहता है, तो उसे इंफॉर्मेशन लेके क्या करना है। ओनली अ टीचर, टीचर जो है एजुकेशन के फील्ड में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि टीचर ही एक अकेला ऐसा पर्सन है
जो कि उनको सॉल्व कर सकता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। अगर मान लीजिए आपका एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, आप जो है पढ़ाए मतलब जो टॉपिक पढ़ा रहे हो, जैसे पढ़ा रहे हो वो चीज़ गलत है, उस चीज़ जो प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन के फील्ड में, वो एक टीचर जान के वही उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है और वही उसे कर पाएगा। जब तक टीचर कुछ नहीं करेगा तब तक जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट। स्किल्स को डेवलपमेंट करने के अगर हम बात करें करने के रिलेशन में, इनमें से सारी करेक्ट है, लेकिन कौन सी को छोड़कर। अब हमें यहाँ पर एक्सेप्ट वन बतानी है कि कौन सी यहाँ पर जो है करेक्ट नहीं है। प्यूपिल ऑफ द सेम मेंटल एज शुड लर्न एट द सेम रेट। क्या प्यूपिल जो कि एक ही एज के है, सेम मेंटल एज की अगर मैं बात करूं, मतलब आप जिस एज के हो वही अगर आपका कोई कज़न है, आपका कोई फ्रेंड है, तो क्या आप सेम रेट से सीखोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने पढ़ा है। हर एक स्टूडेंट का समझने का, करने का, बिहेव करने का तरीका अलग होता है, तो वो सेम रेट से नहीं सीख सकते। तो आपका यही गलत हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ग्रुप इंटरसेक्शन इंक्रीज द स्किल। यस, इट्स ट्रू। अगर आप ग्रुप में बातें करते हो, ग्रुप में इंटरेक्ट होते हो, तो वो क्या है, उससे आपकी स्किल्स इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है, ग्रुप इंस्ट्रक्शन फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस। जो ग्रुप इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, आपकी लर्निंग प्रोसेस को हेल्प करता है। यस, इट्स ऑल्सो ट्रू। वर्कबुक कैन बी इनवैल्यूएबल लर्निंग एड। जो वर्कबुक है वो क्या है, इनवैल्यूएबल लर्निंग एड हो सकती है, जो कि आपके सीखने में कम हेल्प करे। अकेली वर्कबुक आपका काम नहीं कर सकती, आपको उसके लिए क्या है, उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके लिए समझना पड़ेगा, और आपको अनदर इंफॉर्मेशन भी गेट करनी पड़ेगी आपके गूगल से और अनदर चीज़ से। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द फिलोसफी ऑफ। टीचिंग का जो बेस्ट मेथड है वो किस फिलोसफी से जो है वो एसोसिएटेड है। बेस्ट मेथड आपको बताना है, तो बेस्ट मेथड गाइस मैं अभी आपको इतनी बार बोल चुकी, जॉन डेवी ने क्या दिया था, जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग मॉडल दिया, जिसके अंदर उसने क्या बोला कि एक जो पर्सन है वो काम को कर करके ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो इसीलिए अगर हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड में भी यही होता है कि बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, एक असाइनमेंट के वे में एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, जो कि उसे खुद से बनाना होता है, खुद से करना होता है और उसे सीखना होता है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो आपका किससे लिंक करता है, वो आपका जॉन डेवी की जो थ्योरी थी लर्निंग बाय डूइंग, उससे रिलेट करता है, उससे बेस्ट एसोसिएट होता है। जबकि जो BF स्किनर जो है, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, एज यू ऑल नो, हमारी जो ऑपेरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है, जो कि आपकी किसने दी थी, BF स्किनर ने दी थी। इन्होंने ऐसी कुछ इससे रिलेटेड नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, in our present society where values are deteriorating, the excellent education will be which। हमारी जो आज की सोसाइटी है जहाँ पर हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो क्या है, डेट्रियोट होती जा रही है, गिरती जा रही है, उनकी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। तो जो एक्सीलेंट एजुकेशन जो है वो कौन सी होगी, जिसके अंदर क्या होगा, इनेबल वन टू अर्न इन एन ईजी मैनर, जो कि हेल्प करे आपको कमाने में बहुत ही ईजी वे में, या एक्सग्रेट द कंपटीशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी से कंपटीशन को निकाल दे, या फिर वर्क फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन एंड कल्चर वैल्यू, जो कि किसके लिए काम करे, ह्यूमन की और कल्चर वैल्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए काम करे, या डिसएक्सेलरेट द सोशल चेंज इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में सोशल चेंज हो रहे हैं उसको क्या करे, ख़त्म करे। तो गाइस साफ साफ पता चल रहा है, देखो पैसा कमाने के लिए तो क्या है, हो नहीं सकता, मतलब अगर आपकी वैल्यू गिर रही है तो एक्सीलेंट एजुकेशन जो है वो क्या आपको मतलब वो बताए जो कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो इजी वे में, नो। कंपटीशन अगर सोसाइटी से निकाल दे, ये इसका कोई लिंक ही नहीं है हमारी मोरल वैल्यू से। यस, दिस वन इज ट्रू कि ये क्या करे, वर्क करे कि सोसाइटी के अंदर जो वैल्यू गिर रही है उसको क्या करे, ह्यूमन और कल्चर वैल्यू को दोबारा से इस्टेब्लिश करे, उसके लिए काम करे,
तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक एक्सीलेंट एजुकेशन उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगी बजाय कि इससे। ओके, so the correct answer is option C. Next question. Emotional development is as much affected by maturation and learning as sensory process, muscular growth and intellectual function. Parler's experiment showed emotional responses could be learned through. अब आपको बोला है कि जो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो आपका अफेक्ट होता है किससे, आप मेच्योर हो जाते हो, आप जो सीखते हो लर्निंग एज सेंसरी प्रोसेस के वे में, आपकी जो ग्रोथ हो रही है, आपके जो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस है। तो पार्लर्स का जो यहाँ पर गाइस पावलोव आएगा, पावलोव क्या आएगा यहाँ पर, पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, पावलोव ने डॉग का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका इमोशनल रिस्पॉन्स को शो करता है, जिसको आप किसके थ्रू सीख सकते हो, किसके थ्रू लर्न कर सकते हो, बाय कंडीशनिंग। आपको पता है ना पावलोव का एक्सपेरिमेंट क्या था, पावलोव के एक्सपेरिमेंट में एक डॉग जिसके लिए क्या है बेल को बजाया जाता था, और बेल बजाने पर उस जब डॉग आता था तो उसे क्या दिया जाता था, मीट दिया जाता था। तो ऐसे ही 2-3 बार किया कि बेल बजाई, डॉग आया, उसको मीट दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि बेल बजाई और बेल बजते ही डॉग जो है भागा भागा आया और उसके मुंह से सैलिवा निकलने लग गया, जबकि वहां पर मीट नहीं था। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका बिहेवियर क्या हो गया, कंडीशन हो गया। वो इस चीज को बार बार रिपीट कर करके उसका माइंड उस तरह से सेट हो गया, उस तरह से वो चीजों को सीख गया कि यस अगर बेल बजेगी इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, मीट मिलेगा। तो ये क्या था, ये उसकी पावलोव की थ्योरी थी। तो इसने यही बोला कि जो पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या बताता है कि जो इमोशनल जो आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको आप कंडीशनिंग के थ्रू सीख सकते हो। इमिटेशन होता है गाइस कॉपी करना, नॉलेज एंड स्किल आपको पता है कि आप अपनी नॉलेज या स्किल से सीखो। तो कंडीशनिंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। First one, in research, objectives can be worded in question form. In research, objective can be worded in statement form. Objectives are to be stated in chapter 1 of the thesis या all of the above. तो अब आपको बताना है करेक्ट इनमें से स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो ये सारी के सारी स्टेटमेंट ही गाइज आपकी करेक्ट होती है, क्योंकि रिसर्च के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आप क्वेश्चन फॉर्म में भी डाल सकते हो, वो आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी डाल सकते हो, और उसको आप चैप्टर 1 जो है थीसिस का उसके अंदर भी जो है बता सकते हो, स्टेटेड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो रिसर्च जब हम बनाते हैं तो वो आपका रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो अपने रिसर्च पेपर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करता है। तो वो अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी जो है उस चीज़ को मेंशन कर सकता है, कोई उस पर रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट में से देयर इज कंसेंसस अमंग एजुकेटर्स, कि यहाँ पर आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जहाँ पर जो एजुकेटर्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, कंसेंसस होती है, सहमति होती है चीज़ों को लेकर। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है इस बात को करेक्टली डिफाइन कर रही है। फर्स्ट वन, डिसिप्लिनरी केसेस शुड बी सेंड टू द प्रिंसिपल ओनली व्हेन अदर मीन्स हैव फेल्ड, कि जो डिसिप्लिनरी केसेस होते हैं उसको प्रिंसिपल के सामने, प्रिंसिपल के पास केवल तभी भेजोगे जब बाकी सारे आपके जो भी वेज थे, सारे जो मीन्स थे वो सब फेल हो जाए। तो ये बात आपकी सही है, क्योंकि अगर देखो पहले मैं आपको एक रूल बताती हूँ, टीचर के पास और पेरेंट्स के पास और प्रिंसिपल के पास फर्स्ट स्टेप पर आप कभी नहीं जाओगे, वो होते हैं आपके लास्ट ऑप्शन। जब आपके सारे के सारे हथकंडे जितने आपने अपनाए वो सब खत्म हो जाते हैं, वर्क नहीं करते, तब आपको जाना पड़ता है प्रिंसिपल के पास या पेरेंट्स के पास। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, डिसिप्लिनरी केसेस शुड नेवर बी सेंट टू प्रिंसिपल ऑफिस। डिसिप्लिनरी केसेस क्या होते हैं गाइस, वो केसेस जो कि क्या है बहुत ज़्यादा जहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है और आप डिस्प्यूटेड केसेस होते हैं, तो उनको कभी भी प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं भेजना चाहिए, ये बात गलत है। अगर आपके हाथ से निकल रही हैं तो आप उसको प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर जाओगे। नेक्स्ट, डिसिप्लिनरी शुड बी टोटली निगलेक्टेड इन द क्लास, उसको क्लास में निगलेक्ट ही कर दो, उसके ऊपर कोई ध्यान ही मत दो, बच्चे लड़ मर के मर जाएंगे,
तो ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज अबाउट। एक जो कॉम्पिटेंट टीचर होता है, एक योग्य जो टीचर होता है, उसकी क्या होनी चाहिए, साउंड नॉलेज होनी चाहिए, उसको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, प्रैक्टिस, कंसेप्ट, थ्योरी एंड रिसर्च। थ्योरी, रिसर्च, प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट, आपको एक इसको लॉजिकल वे में करना है। कॉन्सेप्ट के बारे में, थ्योरी के बारे में, प्रैक्टिस एंड रिसर्च, रिसर्च, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। तो अब आप बताइए आपको इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। आपको इसमें दिख रहा है तो कौन सा ऑप्शन आपको जो है करेक्ट लग रहा है। क्या पहले ही प्रैक्टिस करनी चाहिए उसे, फिर उसको कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए, फिर थ्योरी पर आए और फिर रिसर्च। क्या ये सही है, गलत है। पहले थ्योरी पढ़ाएगा तो कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा, पहले थ्योरी पढ़ा दी तो ये भी गलत। पहले एक टीचर को कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। लाइक अगर मैं आज आपको टीचिंग के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बच्चों टीचिंग होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। देन मैं आपको बुक में से पढ़ाऊंगी थ्योरी उसकी, उसके बाद में मैं आपको दूंगी एमसीक्यूज की, यस अब आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद में करोगे रिसर्च जो कि आप खुद करोगे, मैं कुछ नहीं करवाऊंगी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। टीचिंग के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट का वो किस मेथड के थ्रू होता है, आपको ये बताना है। लेक्चर मेथड में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा स्टूडेंट्स का, नो, बिकॉज लेक्चर में क्या है, टीचर का मेन रोल होता है, टीचर लेक्चर देती है, स्टूडेंट्स एक्टिवली सुने ना सुने उनकी मर्जी। ओके, नेक्स्ट वन, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड, यस आप कह सकते हो डिस्कशन मेथड, एक बार हम इसको रखते हैं साइड में। टेक्स्ट बुक मेथड, नो, टेक्स्ट बुक मेथड से जो स्टूडेंट्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि टीचर बोलती रहेगी और स्टूडेंट्स जो है उसको सुनेंगे ही नहीं, ठीक है, स्टूडेंट्स सो जाएंगे। फिर आता है आपका ऑडियो विजुअल एड्स, यस अब बात आती है इन दोनों मेथड में। ऑडियो विजुअल एड्स जो मेथड है उसमें क्या होता है कि आप साथ में कुछ अपना प्रोजेक्टर चला रहे हो, साथ में आप बोलते जा रहे हो, एक तो वो मेथड, और एक होता है आपका डिस्कशन मेथड कि आप जो है डिस्कस कर रहे हो आपस में। तो अब स्टूडेंट्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किस में होगा, अब देखो ऑडियो विजुअल एड्स जो है एक अच्छा मीन्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स एक्टिव रहता है, लेकिन यहाँ पर बोलना किसको होता है, टीचर को। तो टीचर ही आपको प्रोजेक्टर पर जो है ऐसे स्क्रीन चल रही है वहाँ पर आपको कुछ दिखा रही है और बोल रही है और समझा रही है, स्टूडेंट्स थोड़ी देर एक्टिव रहेगा लेकिन बाद में वो फिर क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। लाइक अभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मे बी अब आपको इतनी देर हो गई, आपको लगे कि यस थोड़ा बोरिंग हो रहा है। लेकिन डिस्कशन मेथड में जब स्टूडेंट खुद पार्ट लेता है, खुद उस चीज़ के बारे में बताता है, खुद अपनी नॉलेज शेयर करता है, तो बेस्ट मेथड क्या होता है जहाँ पर स्टूडेंट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करेगा, दैट इज व्हाट डिस्कशन मेथड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। जो टीचिंग की क्वालिटी है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, कौन से पॉइंट से। फर्स्ट वन, बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है क्लास के अंदर कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप टीचिंग की क्वालिटी को चेक करोगे, नो। बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास परसेंटेज से आप जो है टीचिंग की क्वालिटी चेक करोगे, नहीं आप ये नहीं कह सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि टीचर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया लेकिन स्टूडेंट किसी वजह से जो है अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आता, तो इसका मतलब ये नहीं है टीचिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लास, कि क्लास के अंदर जो साइलेंस मेंटेन की हुई है उससे आप ये बोल दोगे टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। टीचर क्या पता टीचर ने डंडा लेके उनको बोला हो, बच्चों कोई बोला ना देख लेना बहुत पिटोगे, तो ये क्या है, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट होगा, जो कि क्या बोलता है कि बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट। इसका मतलब मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और आपको कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से समझ में आया कि आप खुद जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, खुद जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो उससे पता चलता है कि जो टीचिंग की क्वालिटी जो है वो कैसी है। तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो स्टूडेंट आस्क करेगा टीचर से, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज इंडेप्टेड टू। जो केजी सिस्टम जो है एजुकेशन का वो किसने जो है डेवलप किया था, तो ये किया था गाइज आपके फ्रॉबेल ने। फ्रॉबेल ने क्या दिया था आपका, किंडरगार्टन सिस्टम, जो कि हम केजी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, फ्रॉबेल ने दिया था। सो गाइज हियर आर सम क्वेश्चन मिसिंग।
चलिए हम ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ अ टीचर आर इन द ऑर्डर ऑफ। अब आपको टीचर का जो फंक्शन है वो आपको बताना है क्या होता है। फर्स्ट वन, गाइड द चाइल्ड, चाइल्ड को गाइड करता है, हेल्प करता है उनकी उनकी प्रोग्रेस तक ले जाने में और उनको इवेल्युएट करने का काम करता है। यस इट्स ट्रू। होमवर्क चेक करता है, उनको गाइड करता है और असाइन करता है फर्दर टास्क। क्या टीचर का इतना ही काम होता है? होमवर्क चेक कर लिया, उनको गाइड कर दिया, उनको असाइन कर दिया फर्दर टास्क, या फिर दोनों ही होते हैं या नन ऑफ द अबव? सो इसका मेन करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन, कि टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को गाइड भी करता है, उनकी हेल्प भी करता है कि वो अपने करियर को क्या करे, अचीव करे, और बाद में उनको इवेल्युएट भी करता है कि अगर वो कहीं पर गलती कर रहे हैं तो वो उनको क्या करेंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे कि नहीं बच्चे आप यहाँ पर गलती कर रहे हो। क्लियर? तो ये थे गाइस हमारी आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। गाइस प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो क्या आप अपना 1 मिनट निकाल के कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक नहीं दे सकते? क्या आप अपना 1 मिनट निकाल के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकते? थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। यही चीज़ तो हमारे लिए मोटिवेशन करती है कि यस बच्चों को पसंद आ रहा है। और एक अगर पता है आपके जो कमेंट्स है वो देखकर कितनी खुशी मिलती है कि यस स्टूडेंट्स को इतना अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी क्लासेस लग रही है। तो इसीलिए प्लीज़ इतनी कंजूसी मत किया करो, एक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता। सो ओके गाइस, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपसे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में। 20 क्वेश्चन गाइस हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए थे, 20 आज कर लिए, तो टोटल 40 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह हम हमारी 200 की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करेंगे। So all the best guys, happy learning and crack your GRF. Bye bye, take care.